आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा 4 करोड़ रुपए के बिजली बिल की भी है। देखिए, तेलंगाना के भद्रारी में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिसके बाद वहां करीब 30 लोग बाढ़ में फंस गए। ऐसे में 2 हेलीकॉप्टरों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इन लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। वहीं केरल के वायनाड में भी बारिश और पानी की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, मगर बिना राशन पानी के ज्यादा दिन घरों में कैद रह पाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा एक मकान में फंसे लोगों को खुदाई करने वाली जेसीबी मशीन के जरिए रेस्क्यू किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अब बांदा में स्वास्थ्य केंद्र पर छापा मारा और रजिस्टर खंगाले, फिर मेडिकल स्टाफ की कमी पर नाराजगी जताई। दरअसल इस स्वास्थ्य केंद्र में ब्रजेश पाठक के दौरे में महज एक स्टाफ नर्स मिली। ऐसे में उन्होंने सीएमओ को फोन कर फटकार लगाई। सीएमओ साहब, ये मटौर जो अपना आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, नवीन पीएससी, इसमें कितने लोग तैनात हैं? अभी 12 बजा है, 12:10 हो रहा। कितने लोग होना चाहिए इस समय? कितने लोगों की ड्यूटी है? यहाँ तो केवल एक एएनएम है ना, स्टाफ नर्स है केवल अकेले, और तो कोई है नहीं। दावा है कि यूपी के नोएडा में एक उपभोक्ता को 4 करोड़ रुपए का बिजली बिल आया। इससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। ये मामला सेक्टर 122 का है। इतना बिल आने पर उपभोक्ता ने बिजली विभाग से इस पूरे मामले की शिकायत की। इस पर घर के मालिक वसंत शर्मा का कहना है कि उनके यहाँ हर महीने औसतन 1000 रुपए बिजली बिल आता है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि अब बिजली विभाग ने इस मामले को मानवीय भूल बताया और बिल को रोक दिया। साथ ही कहा कि जल्द नया सही बिजली बिल भेजा जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जीटी मॉल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। ये वही मॉल है जिस पर पिछले दिनों धोती पहने बुजुर्ग को एंट्री नहीं देने का आरोप लगे थे। हालांकि इस मॉल को सील करने की वजह अभी बकाया टैक्स है। इस मॉल को 1 करोड़ 78 लाख रुपए बकाया चुकाने को कहा गया है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 2 लोगों को बाइक पर हथियार लहराना और रील बनाना महंगा पड़ा। एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सामने आए एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आरोपी ने अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ रखी थी। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली में किडनी रैकेट के अवैध कारोबार से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किडनी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का साम्राज्य कई राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मरीज और डोनर की पहचान करते थे और फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रांसप्लांट करवाते थे। वहीं कुछ समय पहले ही क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश से चल रहे किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने दिल्ली के बड़े नामी गिरामी अस्पताल की महिला डॉक्टर समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ऐसे में किडनी गैंग की काली करतूतों से सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ ही समय में इस रैकेट ने 34 अवैध ट्रांसप्लांट को अंजाम दे दिया। इससे पहले 7 जुलाई को क्राइम ब्रांच की टीम ने ही एक किडनी रैकेट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें एक निजी हॉस्पिटल की डॉक्टर भी शामिल थी। किडनी रैकेट के इस खेल में शामिल रिसीवर और डोनर दोनों बांग्लादेशी होते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये शातिर अवैध रूप से किडनी के ट्रांसप्लांट के धंधे में शामिल थे। ये किडनी रैकेट गैंग बड़े ही शातिर तरीके से अपनी काले कारनामों को अंजाम देता था, जिससे किसी को जरा भी शक न हो। पुलिस ने इस गैंग के 8 मेंबर्स, 5 पेशेंट और 2 डोनर को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट के तार दिल्ली के अलावा 5 राज्यों गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। ये हमने जो इंटरस्टेट रैकेट बस्ट किया है, इसमें 8 लोग को गिरफ्तार किया गया, जिनमें इनका मेन था संदीप आर्या,
ये सबको अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल से डिफाइन रखता था। इनके जो साथी थे, कई ज़्यादातर पेशेंट लाते थे या डोनर लाते थे, यहाँ हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते थे तो वहाँ से इनपुट लाते थे। ये खुद भी कई हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम कर चुका है। फिर कुछ लोग जो लाते थे, एक आदमी नकली कागजात बनाता था, एक आदमी डोनर लाता था, एक आदमी पेशेंट लाता था, एक आदमी डोनर को ग्रूम करता था कि वो कमेटी के आगे पेशेंट से अलग ना दिखे, फैमिली वाला दिखे, उनकी ट्रेनिंग करता था बिहेवियरल, और ताकि पेशेंट से मिलता जुलता रहे। तो इस तरह से अलग अलग सबके रोल डिफाइंड थे। तो उसमें जो नाम आए हमारे पास अभी तक 8 लोग, हमने उन सबको गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा 5 पेशेंट और 2 डोनर भी हमने ट्रैक किया और उनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को राजधानी से चल रहे इस नेटवर्क की जानकारी मिली थी, तभी से पुलिस इस गैंग से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रही थी। तभी एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि एक शख्स ने उनके पति के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 35 लाख रुपए ऐंठ लिए और किडनी भी ट्रांसप्लांट नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके पति की मौत हो गई। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली, वो इस गैंग का पर्दाफाश करने में जुट गई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता लगा कि इस रैकेट को संदीप आर्य नाम का शख्स ऑपरेट कर रहा है, लेकिन पुलिस संदीप को ट्रेस नहीं कर पा रही थी। इसी बीच पुलिस को संदीप के एक खास सहयोगी सुमित की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने सुमित को ट्रैक किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में संदीप आनाकानी कर रहा था, लेकिन सख्ती करने पर वो टूट गया और सारा राज उगल दिया। सुमित से पूछताछ से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने गोवा से मास्टरमाइंड संदीप आर्य और उसके राजदार देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का भी काम कर रहे थे, तो उस लाइन में थे हॉस्पिटल्स की, तो पेशेंट ढूंढना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। पेशेंट इनको जल्दी मिल जाते थे। डोनर वगैरह के लिए जनरली ये सोशल मीडिया के थ्रू डोनर्स ढूंढते थे। कई ग्रुप्स होते हैं, कई लोग अपनी विलिंगनेस दे रखी होती है, और जैसे ये खासकर रोहित खन्ना है, ये कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स और जो ग्रुप्स होते हैं अदरवाइज 122 ये ग्रुप्स में था, जो उसमें ये भावी डोनर्स ढूंढता था। तो अगर इसको कोई लगता था, ये उसको अलग से फिर मैसेजिंग पे ले आता था। उसको लगता था अगर ये विलिंग है, डोनेट कर देगा, तो फिर ये उसको ये संदीप आर्य से टच करा देता था। तो डोनर का ढूंढने का जनरली इनका तरीका वही सोशल मीडिया के थ्रू रहा है, या फिर जैसे खुद ही डोनेट कर रखी है। यहाँ पेशेंट है जो तेज प्रकाश है, उसकी वाइफ ने इनके थ्रू, उसने अपनी वाइफ का ट्रांसप्लांट खुद ही करवा रखा था। तो इस तरह से वो अपने उसमें नेक्सस से इनको कार्रवाई कर रही है। किडनी रैकेट के मास्टरमाइंड संदीप आर्य की गिरफ्तारी के बाद इस रैकेट से जुड़े सारे राज सामने आ गए। पुलिस की पूछताछ में संदीप ने खुलासा किया कि उन्होंने अब तक 34 ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया है और 5 राज्यों के 11 अस्पतालों में ये ऑपरेशन किए गए। ये गैंग एक ऑपरेशन के 35 से 40 लाख रुपए वसूलता था और इन रुपयों को काम के हिसाब से 8 गैंग मेंबर्स में बांटा जाता था। पुलिस की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि काली कमाई का सबसे मोटा हिस्सा मास्टरमाइंड संदीप आर्य का होता था और वो 5 लाख रुपया खुद रखता था, जबकि करीब 5 लाख रुपए ही डोनर को दिया जाता था और बाकी लोगों का हिस्सा 1 से 2 लाख तक ही था। अभी तक हमारे पास जो आया है जांच में, कुल ये 11 अस्पताल में 34 के आसपास किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, और अक्रॉस 5 स्टेट्स एक्सक्लूडिंग दिल्ली। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, एमपी, गुजरात, तो इन सब में ये यूपी करवा चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में ये भी पता चला कि इस रैकेट में सबका काम अलग अलग तय था। कोई डोनर खोज कर लाता, कोई मरीज की व्यवस्था करता, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता, तो कोई किडनी देने वाले को स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश होने लायक तैयार करता। स्क्रीनिंग कमेटी को शक न होने पाए, इसलिए ये डोनर को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो मरीज का रिश्तेदार लगे। यही नहीं, डोनर और पेशेंट दोनों के साथ की कुछ फोटोज भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश की जाती थी ताकि किसी को शक न हो। इस गैंग के कब्जे से पुलिस ने कुछ स्टाम्प भी बरामद किए हैं जो अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के नाम पर हैं। पुलिस की छानबीन में किडनी डोनर्स और पेशेंट की फर्जी फाइल्स मिली हैं। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस को पहले की तरह इस गैंग के तार बांग्लादेश से नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि ये गैंग इंटर स्टेट रैकेट चलाता था, जिसे 6 राज्यों में अंजाम दिया जाता था।
इसमें बांग्लादेश का अभी तक कोई लिंक नहीं, ये सिर्फ इसमें पेशेंट भी इंडियन है, डोनर भी इंडियन है और इंटरस्टेट ऑपरेटर। क्योंकि ये क्या करते थे, ये अपने कागज पूरे कर लेते थे पहले फॉर्जरी करके, तो कमेटी कागज देखेगी, बुलाएगी, वो आदमी को पहले ही इतना ट्रेन कर दिया डोनर को कि वो कमेटी को शक भी नहीं होगा कि जी ये गलत है। बट फिर भी अगर किसी का रोल पाया जाएगा बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। इनफैक्ट ये एक चीज और करते थे फॉर्जरी में, कई बार मान लो मेरे पास पेशेंट एक स्टेट का है पर मेरा उस स्टेट में हॉस्पिटल में, या मुझे पता है कि यहाँ पे समाव वो नहीं कर पाऊंगा, तो वो और दूसरी स्टेट में मैं करवा सकता हूँ, तो मेरे जो कागजात वो बनवाएगा भी दूसरी स्टेट के, तो वो उस तरह से ताकि शक ना हो, तो ये उस तरह से मतलब फॉर्जरी में अभी तक माहिर निकले हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों 7 जुलाई को एक इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भी भंडाफोड़ किया था, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट एक किडनी डोनर से 4 से 5 लाख रुपए में किडनी लेते थे और रिसीवर को 20 से 30 लाख रुपए में देते थे। इसमें जाने माने अस्पताल की एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार लोगों के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा फल फूल रहा है। दरअसल इस तरह के रैकेट के पीछे एक बड़ी वजह है लाखों की संख्या में डिमांड होना। किडनी खराब होने के बाद लिविंग डोनर की किडनी से ही जान बचाई जा सकती है, इसलिए लिविंग डोनर की काफी डिमांड है। वहीं डिमांड की तुलना में सप्लाई कम है, यही वजह है कि किडनी का रैकेट काफी फल फूल रहा है। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट के सख्त नियम और प्रोटोकॉल होते हैं, फिर भी इनका उल्लंघन कर ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया जाता है। दरअसल देश में हर साल 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुश्किल से 15 से 20 हजार ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं। बाकी के मरीज या तो डायलिसिस पर होते हैं या फिर इन गिरोहों के चक्कर में पड़कर अवैध तरीका अपनाते हैं। राजधानी दिल्ली और उससे सटे राज्यों में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के लगातार खुलासे हो रहे हैं, जो हैरान करने वाले हैं। लिहाजा ऐसे किडनी रैकेट गैंग से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, कहा 2041 तक राज्य में मुस्लिम आबादी बच जाएगी बहुसंख्यक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसमें ये पूछा गया कि उनकी उम्मीदवारी क्यों न रद्द की जाए। इतना ही नहीं, खेड़कर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। ये मामला जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांगता से जुड़ी धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में एम्स पटना ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल उसने सॉल्वर बनने के आरोपी सभी 4 मेडिकल छात्रों को सस्पेंड कर दिया। वैसे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट का रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन घोषित करने को कहा था। इसमें नीट सेंटर के साथ रिजल्ट अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। आईएफएस अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। वो रणजीत सिंह संधू की जगह लेंगे, जो जनवरी में रिटायर हो गए थे। इससे पहले विनय मोहन विदेश सचिव के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। वो फ्रांस और नेपाल में भी राजदूत रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से बेलनी पुल के पास भगवान शिव की मूर्ति डूब गई। अब इस पानी से शिव जी की मूर्ति का सिर्फ ऊपर का थोड़ा ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। वहां नदी किनारे के सभी घाट पानी में डूब गए हैं। ऐसे में लोगों के नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर वहां भारतीय नागरिकों और छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वहां सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और दूतावास लगातार उनके संपर्क में बना हुआ है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सरकार के फरमान के बाद सियासी घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार इस फैसले के समर्थन में अपनी दलीलें दे रही है। वहीं विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और आरएलडी योगी सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। विपक्ष के साथ सहयोगी दलों के सवाल खड़े किए जाने के बाद अब देखना है कि योगी सरकार अपने कदम पीछे खींचती है या फिर अपने फरमान पर कायम रहती है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा सख्त फरमान जारी किया है जिसे लेकर मजहबी सियासत में उबाल आ गया है। सड़क के किनारे दुकानों, रेहड़ियों, पटरियों और ठेलों पर सामान बेचने वालों को कहा गया है कि वो अपना असली नाम अपनी दुकान, ठेले और गुमटी पर जरूर लगाएं। सरकार का फैसला था तो पुलिस पर उसे अमल में लाने की जवाबदेही थी। लिहाजा पुलिस वालों ने घूम घूम कर सभी दुकानदारों को सूचित कर दिया। और देखते ही सड़क के किनारे लगाने वाले फलों के ठेलों से लेकर पान की गुमटियों और चाय की दुकानों तक दुकानदार नाम छपवाकर लगाने लगे। कुछ दुकानदारों ने इसे सरकार के आदेश पालन की तरह लिया और कुछ ने इसे सावन के महीने में कारोबार को प्रभावित करने वाला फैसला बताया। ये नाम बदल दिया आपने, अब वकील जो है टी स्टॉल हो गया, तो उससे क्या लग रहा है, बिक्री पे, दुकानदारी पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, कावड़ में बिल्कुल असर पड़ने वाला है। जैसे कावड़ चलेंगे तो कावड़ में जो पढ़े लिखे हैं वे तो इधर को नहीं आएंगे, जो अनपढ़ है, जिसको कुछ पता नहीं है, वे इधर को आ सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग, जो ये कांवड़ियों का समय होगा उस वक्त दुकान चलाएंगे या बंद? बस चलाने की तो सोच नहीं रहे, बंद ही करने की सोच रहे, एक आध दिन में बंद कर देंगे। पुलिस वालों आए और उन्होंने लिखवाया है। क्या कहा उन्होंने कहा ये जी ढकिए, और जो ओनर है उनको बोला उनका आधार कार्ड है, जो उनके आधार कार्ड में सिर्फ केवल बाबू लिखा हुआ है और उन्होंने बाबू जी के नाम से ढाबा खोला हुआ है। उनको ये बोला गया कि या तो मोहम्मद लगाओ या खान लगाओ। लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए जो फैसला लिया गया उसका सियासी असर बहुत तेजी से हुआ। योगी सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने जायज ठहराया है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सरकार ईमानदारी से व्यवस्थाओं को पारदर्शिता के साथ आगे चला रही है। हमारा बहुसंख्यक भाई, मैंने बताया भी, ताजिए का जुलूस भी सकुशल संपन्न हुआ है और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा भी अच्छे से होगी। प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से जन जन के विकास को सुनिश्चित कर रही है। राज्य सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी व्यवस्था अपने ढंग से बनाती है और उसे सबको मानना चाहिए। राज्य सरकार के अधिकारियों ने अपनी बात कही है और खुल करके कही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विरोधी पार्टियों में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। देखिए, वो तो बेचारे मजबूर हैं, रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं। लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? मायावती ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस फैसले पर विरोध जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। विपक्षी दलों की ओर से सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन अब एनडीए के घटक दलों ने भी ऐसे फैसले का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है,
वहाँ के लिए नहीं है। कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है क्या? जब हमारे माँ दुर्गे के व्रत होते हैं नवरात्रे के, तो उसमें मीट की ममानियत है, शराब की नहीं है क्या? तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? चूंकि शराब का जो कारोबार करते हैं वो एक नेक्सस है और वो बड़े लोगों का खेल है, और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं सिर्फ इन्हीं पर उंगली उठाने का काम है। और मैंने तो कितनी जगह देखा है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुसलमान लोग कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका वो समर्थन नहीं करते। चिराग ने कहा कि जहां भी जाति धर्म पर बांटने की बात होगी तो उसका विरोध करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या यूपी सरकार के इस फैसले से समाज में धार्मिक खाई और गहरी नहीं होगी? क्या कानून व्यवस्था के नाम पर ऐसे फैसले लागू करना नैतिक रूप से सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को अपनी पहचान बताने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश को लेकर आम लोगों की क्या है राय, इसके लिए हमारी टीम ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। एक बात चल रही है कि आपने बैठे रहिए कि आप लोगों ने जो स्टाफ था, मुस्लिम स्टाफ था, उनको हटाना पड़ा, ये क्या सच्चाई क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ दबाव नहीं है हमारे ऊपर। जो मुस्लिम स्टाफ है हमारा, वो कावड़ की यात्रा के दौरान छुट्टी ले लेता है और पुनः वापस आ जाता है कावड़ बंद होने के बाद। कितने लोग काम करते हैं मुस्लिम? ये चार लोग काम करते हैं। जी सर। वो चारों अभी छुट्टी पे हैं? जी। क्या कारण रहता है, क्यों भेजते हैं कांवड़ के समय ही आप? नहीं, वे अपने क्या नाम स्वेच्छा से छुट्टी कर लेते हैं। वे पहले भी प्रतिवर्ष करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस प्रशासन के दबाव के कारण, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी कावड़ को जो है कावड़ पर रेस्ट करता था और आज भी मैं रेस्ट पर ही हूँ। किसी मतलब अब जो ये प्रशासन की तरफ से आ रही है कि प्रशासन ने ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया मुझ पे कि मुझे छुट्टी पर जाना पड़ा। मेरा नाम तो अनिल कुमार है, मगर होटल का नाम तो पहले से ही है, प्रशासन के कहने से नहीं। प्रशासन के का नाम जैसे बाहर एक बोर्ड लगाया है, नया बोर्ड है, वो नया बोर्ड है, 1 महीना पहले बनवाया था प्रशासन के कहने से। और ये पहले इनाम मैनेजर थे हमारे यहाँ मालिकों के पास में, अभी 15 दिन पहले कावड़ यात्रा शुरू हो गई, इस वजह से उन्हें छुट्टी दे दी गई। वो कब से मैनेजर थे? वो 1-1.5 साल से मैनेजर थे यहाँ पर। तो ये जैसे जिस वक्त ये बोर्ड लगाया गया उसी के आसपास उनको छुट्टी भी दी गई? हाँ, जब भी दी गई है। तो क्या है, प्रशासन ने कहा उसी के साथ हुआ? जब उसको हर साल छुट्टी दे देते हैं कावड़ यात्रा के समय। पुलिस ने हमें इसका वो दिया कि ये सबके नाम लिख के लगाओ, कौन कौन आप पे यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, कौन जो बिरादरी है, सबके नाम लिख के लगाए। सर वो सब बोर्ड पे लगवा दिए। इसी साल हुआ है, कभी नहीं हुआ हमारे से 20 साल में, ये अभी जारी हुआ सर। तो जो इस ढाबे के मालिक हैं वो हिंदू समुदाय से? जी, वे जाट है, उनका सजल चौधरी। और आप मुस्लिम समुदाय से जो चलाते हैं? जी सर। तो ये बताइए कि अब जब ये नाम वगैरह आपने लिख दिया है, इससे बिजनेस पे क्या असर पड़ा? सर फर्क है सारा, 2 चीज में हो गई कि आदमी में तो जैसे कावड़िया आता था हमारे पास, वो तो कभी ये नहीं कहता, पूछता आके भाई ये हिंदू का है मुसलमान का है, वो तो आम से चीज खाता है, खाना लेके आता है, इससे तो कोई फर्क नहीं। अब कोई चीज है, हमने कोई चीज बोई, अब वो हिंदू बोए या मुसलमान बोए, और बाजार में जाएगी वो ये तो नहीं पूछेगी कि हिंदू ने बोई या मुसलमान ने बोई, उससे तो खाने से मतलब। कावड़ मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि कावड़ मार्गों पर जो भी दुकानें लगेंगी उनको अपने नाम के और पहचान के बोर्ड दुकानों पे लगाने होंगे। इसी को लेकर हरिद्वार एसएसपी द्वारा भी पूरे क्षेत्र के लिए ये आदेश जारी किया गया है कि यहाँ पर जो भी ठेली लगेगी, रेहड़ी वाले लगेंगे, ढाबा लगेगा या रेस्टोरेंट लगेगा, उन सभी को अपनी दुकानों पर QR कोड, अपना नाम और मोबाइल नंबर बोर्डों पर लगाना होगा। और हम यहाँ इस समय खड़े हैं बैरागी कैंप में। बैरागी कैंप वो क्षेत्र है जहाँ सबसे बड़ा पार्किंग का इलाका है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कावड़िया आते हैं और यहाँ पर इसी को लेके मार्केट भी पूरा सस्ता है। और इस मार्केट में आप देखेंगे कि यहाँ मार्केट में जो दुकानें सजनी शुरू हुई हैं, उन दुकानों पे बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि हमें ये आदेश प्राप्त हो चुका है और उस आदेश के अनुसार ही हम अपनी दुकानों पर
QR कोड, नाम और मोबाइल नंबर लिखकर बोर्डों पर लगाएंगे ताकि आने वाले कांवड़ियों को ये पता रहे कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं, किस दुकानदार से सामान खरीद रहे हैं, उनको इसकी पूरी जानकारी रहे और आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बने। इससे बचने के लिए इस कार्य को किया जाना बहुत जरूरी है और इसको लेके ही यहाँ पर पूरी तैयारी मार्केट में हो रही है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 739 अंक खसलकर 80,605 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 270 अंक लुढ़का, ये 24,531 पर आ गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का दाम 750 रुपए गिरा। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 75,650 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1,000 रुपए की गिरावट आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत 93,000 रुपए तक पहुंची। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक नई स्टडी की, जिसमें दाढ़ी वाले पुरुषों और उनके लाइफ पार्टनर से रिश्ते को लेकर बड़ा दावा किया गया है। जी हां, स्टडी में कहा गया है कि दाढ़ी वाले पुरुष रोमांटिक रिश्तों में ज्यादा स्थिर और बेहतर साथी होते हैं। आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर जर्नल में आई स्टडी के मुताबिक दाढ़ी वाले पुरुष नए साथी की तलाश में नहीं रहते, क्योंकि उनके पास जो है उसे बनाए रखने में ही वे अच्छे होते हैं, जबकि क्लीन शेव यानी कि बिना दाढ़ी वाले पुरुष अधिक साथी चाहने वाले होते हैं। उनमें और रिश्ते बनाने की बेताबी होती है। स्टडी में 18 से 40 साल की उम्र के 414 पुरुषों को शामिल किया गया और उनके चेहरे पर दाढ़ी वाले बालों की जांच की गई। स्टडी में दाढ़ी वाले पुरुषों को बेहतर बताने का तर्क अच्छी तरह से संवारी गई दाढ़ी को बनाए रखने के लिए जरूरी देखभाल पर आधारित है, जबकि क्लीन शेव रखने के लिए चेहरे के बालों को बार बार हटाने की जरूरत होती है। स्टडी में इस बात पर जोर दिया गया कि चेहरे के बालों का रख रखाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के बजाय उसकी छवि भी खराब कर सकते हैं। जाहिर है, स्टडी में कुल मिलाकर ये बात सामने आई है कि क्लीन शेव पुरुषों की तुलना में दाढ़ी वाले पुरुष ज्यादा रोमांटिक और स्थिर रिश्तों में यकीन करने वाले होते हैं। इस स्टडी पर हमने जानी मानी मनोवैज्ञानिक भावना बर्मी से बात की, सुनिए क्या कहती हैं। जैसे फिजिकल अपीयरेंस, बियर्ड होना हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को या इनिशियल अट्रैक्शन को जरूर प्रोत्साहित करती है, पर डीपर क्वालिटीज एक इंसान की, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एक दूसरे को सपोर्ट करना, अंडरस्टैंड करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक रिश्ते को स्टेबल बनाते हैं। इसलिए हमें ये जो इनर क्वालिटीज है इनके ऊपर फोकस करना और ज्यादा जरूरी होता जाता है, बिनस्बत सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस के। ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्टीरियोटाइप्स और बायसेस को हम अवॉइड करें। आदमी के पास एक बियर्ड है या वो क्लीन शेवन है, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए दोनों पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन, म्यूचुअल एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है। अब फास्ट टैग पर आ गया है नया नियम, टेक्नोलॉजी से जुड़ी, इसलिए जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में कई एयरपोर्ट, एयरलाइंस और बैंकों के ऑनलाइन कामों में काफी दिक्कत आई। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में तकनीक की खराबी की वजह से ऐसा हुआ। लिहाजा भारत में भी इंडिगो और अकासा एयर समेत दूसरी एयरलाइंस का कामकाज प्रभावित हुआ। यात्रियों को एयरपोर्ट पर काफी परेशानी हुई। कई एयरपोर्ट पर वेब चेक इन नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, इस तकनीकी समस्या के कारण ऑस्ट्रेलिया में स्काई न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया। यूपी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक गाने के जरिए लोगों से ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ने की अपील की गई। मसलन हेलमेट पहने, मोबाइल पर बात न करें और ट्रिपलिंग से भी दूरी रखें। ये गाना विकी कौशल के फिल्म बैड न्यूज का है, जिसका नाम तौबा तौबा है। यानी ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से तौबा करें। अगर आप टोल प्लाजा के जरिए सफर करते समय गाड़ियों के शीशे पर फास्टैग नहीं लगाएंगे तो आपको 2 गुना टोल टैक्स देना होगा।
इसको लेकर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सख्त निर्देश जारी कर दिए। अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ियों के शीशे पर फास्टैग न होने से दूसरी गाड़ी वालों को दिक्कत होती है, उन्हें वहां जाम का सामना करना पड़ता है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे मुंबई के सबसे पुराने रेस्टोरेंट कैफे मैसूर की, जहां के साउथ इंडियन खाने का स्वाद कई सेलिब्रिटी ले चुके हैं। लेकिन ये सुर्खियों में तब आया जब इसकी मालिक नरेश नायक अपनी 75 साल की बुजुर्ग मां के साथ अनंत अंबानी के रिसेप्शन में पहुंचे। इस दौरान अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका ने नरेश नायक की मां के पांव छुए। मुंबई का कैफे मैसूर, जहां के खाने का स्वाद एक बार जी को लग जाए तो फिर बार बार मन मचलता है। जो एक बार यहां आ जाए बार बार आना चाहता है, और स्वाद ऐसा कि भुलाए नहीं भूलता। तभी तो न मुकेश अंबानी भूले और न ही उनके परिवार के लोग। Every Sunday we eat your food at our house. Thank you so much. Only because of you, we really look forward to our Sunday. thank you so much. Mysore Cafe owner, Radhika. Mysore Cafe owner, Mysore Every Cafe Sunday owner. we eat your food at our house. Thank you so much. Only because of you, we really look forward to our Sunday. thank you so much. अनंत अंबानी देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे, जिनकी शादी समारोह ने दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी। बचपन में पिता का हाथ थामकर यहां तक आते थे, और अब उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट बता रही हैं कि आज भी हर रविवार को इसी कैफे का खाना खाना सबको पसंद है। कैफे के मालिक नरेश नायक बताते हैं कि मुकेश अंबानी को तो यहाँ की इडली इतनी पसंद है कि एक बार पेरिस में खाने का मन किया तो जेट भेजकर उनके कैफे से इडली मंगवाई थी। मुकेश सेठ की फेमस डिश इडली है। वो हेल्दी खाते हैं ज्यादा करके, और जब वो विदेश जाते हैं तो उनके हवाई जहाज से पर हमारा खाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पेरिस में थे एक बार, जो फ्रांस में है, तो उनको मैसूर कैफे खाना था, मैसूर कैफे से खाना मंगवाना था। तो उनकी जो फ्लाइट है कॉर्पोरेट जेट, वो फिर से पेरिस से मुंबई आकर हमारा खाना लेकर वो वापस गई। हालांकि कैफे के मालिक को ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी शादी में वो भी देश के सबसे बड़े कारोबारी के मेहमान होंगे। जब हम गए थे शादी में, और जब अनंत जी ने जो कहा मेरी माताजी से, मुझे मतलब बहुत आंख में आंसू आ गए, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं और हम एक सामान्य रेस्टोरेंट ओनर है, और उन्होंने जितना हमें रिस्पेक्ट दिया, मेरी माताजी को रिस्पेक्ट दिया, और उनके सामने उनके पैर चरण स्पर्श किए, तो उनमें जो संस्कार जो दिखे वो मैं बहुत वो टाइम में भावुक हो गया। और वो पता चलता है कि अंबानी परिवार के जो बच्चे हैं उनकी क्या संस्कृति है, एंड इट स्पीक्स मोर अबाउट द अंबानी फैमिली। मतलब अंबानी फैमिली के बारे में ज्यादा इसके बारे में पता चलता है। साल 1936 से मुंबई में शान से खड़े कैफे मैसूर ने कई सेलिब्रिटी को साउथ इंडियन डिश खिलाई है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ या फिर स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी। ये तस्वीरें बताती हैं कि मैसूर कैफे का इतिहास कितना पुराना है और ये लोगों के दिलों के कितने करीब है। लेकिन इसे चर्चा में लाया अनंत अंबानी की शादी के इन्विटेशन ने। जहां नरेश नायक अपनी मां शांतिरी नायक के साथ पहुंचे तो अनंत अंबानी ने अपनी पत्नी के साथ उनके पांव छुए। तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई। ये जो है ये 80 साल का ओवरनाइट फेम है। हमने बहुत सालों तक दिन रात जोड़कर हमने बहुत मेहनत डाली है। मैंने खुद
पर्सनली मेहनत डाला है, मेरे पिताजी ने डाली है, मेरी माताजी ने डाला है, और उसके वजह से जो हमारे कस्टमर्स है वो हमसे ही हमारे पास ही आते हैं, और अंबानी जी उसमें से एक है और वो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। भले ही कैफे मैसूर आज लोगों की जुबान पर चढ़ा हो, दुनिया ने आज इसका नाम जाना हो, लेकिन मुंबई के लोगों के दिलों में तो ये बरसों से बसा है, और इसकी वजह है इसका लजीज स्वाद। देव कोटक, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल उन्होंने स्कूटी पर बैठकर झालरापाटन शहर का जायजा लिया। इस स्कूटी को पार्षद महेश शर्मा चला रहे थे। इस दौरान वसुंधरा ने लोगों से उनकी समस्याएं पूछी और प्रशासन को हल करने के निर्देश दिए। हैदराबाद में कुछ लोग जश्न मनाते नजर आए। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की। ऐसे में कुछ किसान खुशी से झूम उठे। बताया गया कि ये कृषि ऋण माफी योजना कुल 3 चरणों में पूरी होगी। खेल जगत से जुड़ी कई खबरें आपको दिखाएंगे खेल चक्कर में, लेकिन उससे पहले जो शानदार खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की खबर क्रिकेट के मैदान से। ये शानदार खबर है, जहां महिला एशिया कप T20 के पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से भारी शिकस्त दे दी है। श्रीलंका के दामुला में खेले जा रहे इस मैच में हिंदुस्तान की बेटियों के हौसले बुलंद नजर आए। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने महज 15वें ओवर में ही 109 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने 45 और शेफाली वर्मा ने 40 रनों की शानदार पारी खेली। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले गेंदबाजी के लिए न्योता दिया, जहां भारतीय महिला गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 108 रनों पर ही समेट दिया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट दीप्ति शर्मा ने चटकाए और इसी के साथ इस मैच को अपने नाम कर लिया। तो भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। हालांकि जो अंक इससे पहले जो इतिहास रहा है उसमें भी आपको बता दें, इन मैचों में सबसे ज्यादा मैचेस भारत पाकिस्तान के बीच जो महिलाओं के हुए हैं उसमें महिलाओं ने ही बाजी मारी है और 7 मैचेस जीते हैं। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर एक बार फिर से अपनी काबिलियत दोहराई है, अपना शौर्य दिखाया है। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।